पूरे हॉल में हंगामा सा हो गया था। मुझे दुल्हन बना देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। शादी वैशाली की हो रही थी और दुल्हन आदर्श के बराबर में मैं बनी बैठी थी। कोई तो गड़बड़ है। औरतें आपस में एक दूसरे से इशारे कर रही थीं। आदर्श के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे पता ही नहीं था उसकी होने वाली दुल्हन कौन है। न उसने नाम पर ध्यान दिया था और ना ही शक्ल पर, क्योंकि ये पूरी तरह अरेंज मैरिज थी। वो इन बातों से बेखबर था कि शादी हॉल में क्या हंगामा चल रहा है। खुद उसके माँ बाप बहुत गुस्से में और हैरान नजर आ रहे थे। बहुत मुश्किल से महेश साहब ने अपनी पत्नी प्रियंका आंटी को चुप करवा रखा था, वरना तो वो बारात वापस लेकर जाने की तैयारी में थी। लेकिन वो इस धोखे को किसी भी तरह मान नहीं पा रही थी। दुल्हन बनकर मेरी बॉडी पूरी तरह कांप रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस वक्त जिस परेशानी में मुझे मेरे माँ-बाप नज़र आ रहे थे, मैं चाहकर भी इस शादी से इनकार नहीं कर सकी थी। आँखों में आँसू लिए आदर्श के बराबर में बैठी थी। तभी आदर्श ने अपनी माँ को इशारा किया, "जल्दी करिए, कितनी देर हो गई है? मैं बैठे-बैठे थक गया हूँ।" वो उन लोगों में से था जो शादी से दूर भागते थे। 30 साल का होने के बाद भी वो अभी तक कुँवारा था। अपने डॉक्टर प्रोफ़ेशन के बारे में इतना सीरियस था कि उसे किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलता था। अभी भी उसे लंदन में एक इम्पॉर्टेंट सेमिनार अटेंड करना था, लेकिन उसके माँ-बाप ने ऐलान कर दिया था कि जब तक शादी नहीं करोगे, कहीं नहीं जा सकते। वो भी तंग आ गए थे। इस उम्र में आदर्श के 3-4 बच्चे हो जाते, उनके घर में रौनकें होती, लेकिन अब सिर्फ खामोशी और सन्नाटे का राज था। वजह थी आदर्श का लगातार शादी से इनकार। फिर उस दिन भी वो सब लाउंज में जमा थे जब प्रियंका आंटी ने वो पिक्चर उसके सामने रखी। नाजुक सी लड़की थी। आदर्श ने ज्यादा गौर भी नहीं किया था। ये देखो, लड़की कैसी है, ऊपर वाले के वास्ते अब तो मान जाओ आदर्श, क्यों सता रहे हो? उसकी माँ आंखों में रिक्वेस्ट लिए आदर्श से पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, कर लीजिए आप अपनी मनमानी, लेकिन शादी करते ही मुझे लंदन जाना है। शादी की जंजीर मेरे पाँव में डालने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कभी भी ये शिकायत नहीं करेगी कि मुझे वक्त नहीं देते या फिर आम पतियों की तरह मेरे पास बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफ नहीं करते, क्योंकि इन फालतू बातों का वक्त मेरे पास तो नहीं है। अगर कल को कोई लड़ाई झगड़ा या फिर किसी मामले में मुझे तंग किया तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा उसे छोड़ने में। इस बात पर प्रियंका आंटी ने उसे घूर कर देखा था। अच्छा, ऐसी परवरिश की है मैंने तुम्हारी? गलत बात है ये आदर्श। बहुत प्यार से मैं उसको इस घर में लेकर आऊंगी, इसलिए तुम्हें उसकी कदर भी करनी होगी। उन्होंने पहले ही उसे ये बातें समझा दी थी। ऐसे ही 2-3 महीने में ही सारे मामले तय हो गए थे। लड़की भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। 2 बहनें थीं और एक छोटा भाई। छोटी वाली मैं कॉलेज में थी और मेरी बड़ी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। छोटी सी फैमिली थी। उन्हें हमारी फैमिली बहुत पसंद आई थी। खास तौर पर मेरी बड़ी बहन, नाजुक दुबली पतली, बहुत खूबसूरत। मेरी बहन का नाम विशाली था। वो उसे देखकर खुश हो गई थी। आदर्श के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन तभी सफेद यूनिफॉर्म में एक दूसरी लड़की ने लाउंज में कदम रखा था। धूप की वजह से मेरा चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन मुझे देखकर वो पलकें झपकना भूल गई थीं। सागर जैसी नीली आंखें, गोरी चिट्टी रंगत, चेहरे पर हद से ज्यादा मासूमियत। लेकिन मैं वैशाली से काफी छोटी थी। ये कौन है? वो खोए खोए से लहजे में कह रही थी। प्रियंका बहन, ये हमारी छोटी बेटी है मानसी, अभी कॉलेज में पढ़ रही है। मैंने धीरे से नमस्ते कहा, फिर कमरे में चली गई। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। खास तौर पर मेरी सागर जैसी नीली आंखें, जो देखने वाले को फौरन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। खैर, वैशाली को पसंद कर कर उन्होंने शादी के सारे मामले तय कर लिए थे और आज बारात लेकर हॉल में पहुंच गई थी, बिल्कुल अपने वक्त पर। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि एक बड़ा हंगामा इस शादी हॉल में उनका इंतजार कर रहा था। जब महेश अंकल ने उन्हें आकर बताया कि बड़ी बेटी का नहीं, वो लोग छोटी बेटी के साथ आदर्श की शादी कर रहे हैं, प्रियंका आंटी पूछ पूछ कर थक गई थी कि आखिर क्या मामला हुआ है, क्या बात हो गई। लेकिन महेश अंकल ने कुछ बताया ही नहीं, बस इतना कह दिया कि तुम खामोश रहो। वो बहुत ही गुस्से में थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि अभी बारात लेकर वापस लौट जाएं। उन्हें हमारे घर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आदर्श इन सब बातों से बेखबर बिल्कुल खामोश बैठा था।
उसने अभी तक अपने बराबर में बैठी दुल्हन भी नहीं देखी थी। वो नहीं जानता था कि दुल्हन वैशाली नहीं, मैं हूँ। लेकिन अपने माँ बाप का रवैया, घबराहट और गुस्सा देखते हुए वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों इस तरह गुस्से में क्यों लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद विदाई होने लगी। मैं जो पहले ही काँप रही थी, विदाई के वक्त और भी ज़्यादा डर मेरे ऊपर छा गया था। तभी मेरे पापा ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बड़ी बहन ने तो मुँह काला कर दिया है मेरे बच्चे, लेकिन तुम ऐसा ना करना। अगर तुम्हारे ससुराल वाले कुछ उल्टा सीधा कहे तो चुप करके बर्दाश्त कर लेना। वो लोग बहुत टेंशन से गुजर रहे थे, मैं भी बहुत टेंशन में थी। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। कांपते दिल लिए मैं गाड़ी में बैठ गई। आदर्श का लंबा चौड़ा शरीर था, उम्र में भी वो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा था। मैं ऊपर वाले के इस फैसले पर हैरान थी। न वैशाली ये सब कुछ करती और ना ही मेरे साथ अचानक ये सब होता। विदाई के वक्त एक आंसू मेरी आंख से नहीं निकला था, क्योंकि दिमाग फटने को हो रहा था। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठी थी, अपने हाथों को देख रही थी, लेकिन प्रियंका आंटी गुस्से से मुझे देख रही थी। घर जाकर खूब लड़ाई झगड़ा होने वाला था उन दोनों पति पत्नी का, क्योंकि यहाँ तो वो अपना गुस्सा नहीं निकाल पाई थी, लेकिन घर जाते ही वो अपने पति को खूब सुनाने वाली थी। ये क्या तरीका है महेश साहब, उनका रिश्ता उन्होंने बड़ी वाली का तय किया और शादी छोटी वाली की कर दी। बजाय उन्हें बेइज्जत करने के, उन्हें बातें सुनाने के, आप उनकी बात मानकर छोटी वाली को ब्याह कर ले आए। मेरे आदर्श के लिए क्या हम इतने गिरे हुए लोग हैं? मेरा बेटा हीरा है, हीरा। उसे लड़कियों की कमी नहीं थी। मैंने उनकी बेटी का रिश्ता लिया, ये मेरा एहसान था उन पर। वो गुस्से से चीखने लगी थी। बाहर थोड़े बहुत मेहमान इकट्ठा थे, इसलिए वो दोनों कमरे में आकर झगड़ा कर रहे थे। महेश साहब ने प्रियंका आंटी को घूर कर देखा था। हाँ तो क्या करते वो गरीब लोग, बड़ी बेटी ने तो उनका मुंह काला कर दिया, घर से भाग गई। इज्जत का मामला था, इसलिए छोटी बेटी को बिहा करवा कर ले आया मैं। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। उनकी भी इज्जत बच गई और हमारी भी। लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर आदर्श को ये पता चल गया तो वो एक मिनट भी इस लड़की को बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी एकदम दरवाजे पर खड़ा आदर्श कमरे में आया था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या दुल्हन घर से भाग गई थी? इतने बगैरत लोगों में रिश्ता तय किया आप लोगों ने मेरा। कम से कम लड़के का किरदार तो देखा होता कि वो किस कैरेक्टर की है। महेश साहब को गुस्सा आया था। वो जिस बात को छुपाना चाह रहे थे वो आदर्श को पता चल गई थी, जबकि उसकी खामोशी बता रही थी कि वो इस पूरे मैटर से अनजान था। प्रियंका आंटी गुस्से से कहने लगी, तो और क्या, मैं भी तो तुम्हारे बाप को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और शादी के वक्त उनकी बेटी घर से भाग गई तो उन्होंने चारे के तौर पर छोटी बेटी को इस्तेमाल किया। बजाय इसके कि वो अपनी गलती माने, हमें सच्चाई बताएं, छोटी की शादी कर दी तुमसे। प्रियंका आंटी उसे सच्चाई बता रही थी। आदर्श को बहुत गुस्सा आने लगा था। ओह, तो ये बात है। मैं भी कहूँ कि आखिर शादी हॉल में सब लोग इतने हैरान क्यों हैं? छोटा बच्चा तो नहीं हूँ मैं। अगर ये सच्चाई है तो आपने छोटी वाली की शादी क्यों करवाई? मैं कभी भी उसे अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। ये धोखा दिया है उन लोगों ने। अब ये भी वापस अपने घर जाएगी। वो चीखता हुआ बाहर निकला था। गुस्सा इतना था कि सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो लाउंज में आया। घर के मामलों का किसी को पता नहीं था, लेकिन कुछ कुछ लोगों को अंदाजा हो गया था कि क्या मैटर चल रहा है। मैं जो थोड़ी देर पहले लाउंज में बैठी थी, मुझे घर की एक औरत ने आदर्श के कमरे में बैठा दिया था। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। आदर्श गुस्से से अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे प्रियंका आंटी और महेश अंकल भी थे। आदर्श ने मुझ पर नफरत भरी नजरें जमाई थी। जो दुल्हन बनी खामोश बैठी थी। इसकी बड़ी बहन तो अपने खानदान के मुंह पर कालक मलकर चली गई। पक्का ये लड़की भी उसी कैटेगरी में होगी। चलो उठो, अब तुम्हारी भी जगह नहीं है इस घर में। मैं कभी भी तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। आदर्श गुस्से से पागल हो रहा था। महेश साहब ने उसे घूर कर देखा। ये क्या कर रहे हो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आदर्श, ये मेरा हुक्म है। उन्होंने बेटे का गुस्सा ठंडा करना चाहा। कभी भी नहीं डैड, मैं इस घर में इस लड़की को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाऊंगा जिनके लिए गैरत और इज्जत बहुत मामूली चीज है। मैं जो पहले ही अचानक होने वाली शादी पर बहुत डिप्रेशन और परेशानी में थी, आदर्श के गुस्से को देखकर मैं लगातार कांप रही थी। मेरी टेंशन हद से ज्यादा बढ़ गई थी। प्रियंका आंटी भी खुश हो रही थी
कि अच्छा है इन लोगों की भी ऐसे ही बदनामी हो, बड़े इज्जतदार बन रहे थे, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि मेरी बड़ी बहन घर से भाग गई है। आदर्श ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। महेश साहब, आप इसे मत रोकिए। वो आदर्श को और भड़का रही थी। चलो लड़की, निकलो इस घर से। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त। खामोश हो जाओ तुम। खबरदार, अगर तुमने एक शब्द भी मुंह से निकाला। महेश अंकल के चिल्लाने पर वो गुस्से से उन्हें देखने लगा था, लेकिन अचानक ही मैं जो बेड के किनारे खड़ी थी, बड़ी बुरी तरह डरी हुई थी, लहराकर जमीन पर गिर पड़ी थी। प्रियंका आंटी ने गुस्से से मुझे देखा, लेकिन आदर्श एकदम ही चौंका था। मेरी नाक से खून निकल रहा था। मैं बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरी पड़ी थी। बहुत ही शौक में हेमरेज का शिकार हुई थी। आदर्श, जो अपने साथ होने वाले धोखे पर बहुत गुस्से में था, लेकिन अब मुझे इस इमरजेंसी की हालत में देखकर उसके अंदर का डॉक्टर जाग गया था। वो फौरन ही मेरी तरफ बढ़ा था, जबकि महेश साहब बहुत परेशानी में आदर्श से कहने लगे, क्या हुआ इस लड़की को? इसकी नाक से खून क्यों निकल रहा है और ये बेहोश क्यों हुई है? उनकी बातों का जवाब देते हुए वो कहने लगा, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा डैड, मेडिकल इमरजेंसी है। आदर्श ने फौरन ही मुझे बाजू में उठा लिया था। मेरा नाजुक शरीर फूल से भी ज्यादा हल्का था। मेरे शरीर से अजीब सी खुशबू आ रही थी। आदर्श हैरान था। जैसे ही मुझे खुद से करीब किया तो मैं उसे बहुत अपनी अपनी सी लगी। इस वक्त पूरी बेहोशी की हालत में मैं उसकी बाहों में झूल रही थी, जबकि सारे मेहमानों में खलबली मच गई थी कि अचानक दुल्हन बेहोश क्यों हो गई है। शायद कोई खतरनाक मैटर बन गया है। वो फौरन ही मुझे लेकर अस्पताल चला आया। वो जानता था ऐसा क्यों हुआ है। मैं बहुत डिप्रेशन और शॉक में थी। पिछले कई घंटे से शायद मेरा नाजुक दिल इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा था, और ना ही दिमाग, इसलिए ऐसा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद मुझे ड्रिप लगा दी गई थी। रिलैक्स करने के लिए एक इंजेक्शन भी लगा दिया गया था, ताकि कुछ देर में सुकून की नींद सो सकूं। नर्सिंग स्टाफ ने फौरन ही मेरे सारे कपड़े, ज्वेलरी वगैरह उतारकर अस्पताल में आई प्रियंका आंटी के हवाले कर दी थी। अस्पताल के कपड़े पहने मैं बेड पर लेटी थी। थोड़ी देर बाद आदर्श मुझे देखने के नहीं आया। अभी कुछ घंटे पहले मैं उसे बहुत बुरी लग रही थी, जहर से भी ज्यादा बुरी। वो मुझे ना सिर्फ घर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल देना चाहता था। लेकिन अब मैं बेड पर लेटी बेबसी की हालत में उसे अपने दिल के करीब महसूस हो रही थी। उसे हैरानी हो रही थी। मैं बहुत छोटी और नाजुक सी लड़की थी, 19-20 साल की, काली घनी पलके, बहुत खूबसूरत थी। अभी तक गुलाबी होठों पर लिपस्टिक जमी हुई थी। तभी उसकी नजरें मेरे खूबसूरत हाथों पर पड़ी। सिंपल सी मेहंदी लगी हुई थी, बिल्कुल गोल टिकली, और कुछ उंगलियों पर ये दुल्हन वाली मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। जाहिर है मैं अपनी बहन की शादी के लिए तैयार हुई थी, अपने शौक पूरे किए थे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि बहन की जगह मैं खुद ही शादी करके उस इंसान के साथ चली जाऊंगी जिसे मैं अपना जीजू समझ रही थी। तकदीर ने हम दोनों के साथ अजीब खेल खेला था, लेकिन आदर्श के दिल में वैशाली के लिए कोई चाहत नहीं थी और ना ही मोहब्बत, क्योंकि उसने अरेंज मैरिज की थी। वो ना चाहते हुए भी मुझे देखता रह गया। एक हाथ जो चादर से बाहर था उसने धीरे से छूकर चादर के अंदर कर दिया था और मुझे देखता रहा। तुम कितने सेल्फिश हो रोहित। मैंने तुम्हारे लिए घर की 4 दीवारी पार की, माँ बाप को धोखा दिया, पार्लर से सीधी तुम्हारे साथ यहाँ आ गई इस फ्लैट में, और तुम अभी भी शादी न करने के बहाने बना रहे हो। वैशाली की आंखों में आंसू थे। उसके दोनों हाथों में मेहंदी सजी हुई थी और पैर भी मेहंदी से लाल हुए पड़े थे। ये मेहंदी किसी और के नाम की लगी थी, लेकिन उसके दिल पर जिसका नाम लिखा था उसने फैसला किया था कि वो उसी के साथ जिंदगी गुजारेगी। रोहित, जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी। यही वजह थी कि वो उसके खातिर घर से भागने पर तैयार हो गई थी। पार्लर से सीधी रोहित की गाड़ी में बैठकर वो उसके साथ उसके फ्लैट पर चली आई थी। रोहित के माँ बाप लंदन में रहते थे, जबकि वो यहाँ पढ़ाई के लिए अकेला ही रहता था। बड़ा ही आवारा और माँ बाप के पैसों पर अय्याशी करने वाला लड़का था। लेकिन वैशाली को इन बातों का नहीं पता था। वो तो उसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी, इतनी मोहब्बत कि रोहित के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। अब जब उसे पता चला कि माँ बाप ने एक बड़ी उम्र के इंसान के साथ, जो कि डॉक्टर है, उसका रिश्ता तय कर दिया है, तो वो गुस्से में आ गई थी।
पहले तो माँ-बाप के सामने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन माँ-बाप ने भी उसे खामोश करवा दिया कि एक डॉक्टर का रिश्ता आया है, अपने आप को खुशकिस्मत समझो, सारी जिंदगी ऐश करोगी, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत खुश रखेगा वैशाली, मैं कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगी। ये सुनकर तो वो और भी गुस्से से पागल हो गई थी कि लड़के के घर वालों को बहुत जल्दी है, वो सिर्फ 2-3 महीने में शादी करना चाहते हैं। अब उसके पास वक्त नहीं था, वो हर हाल में सिर्फ रोहित से शादी करना चाहती थी। यही वजह थी कि एंड बारात वाले दिन घर से भागने पर मजबूर हुई। मैं जो खुद भी पढ़ने की शौकीन थी, दिन रात पढ़ाई में बिजी रहती थी, मुझे कोई खबर नहीं थी कि वैशाली किन चक्करों में पड़ी है। मैं तो खुशी खुशी बड़ी बहन की शादी की तैयारी कर रही थी। उस दिन मैं भी अपनी मेहंदी का सूट लाकर वैशाली को दिखा रही थी, लेकिन वैशाली ने मुझे बड़ी बुरी तरह डांटा। क्या करूं मैं तुम्हारे इन कपड़ों का? बिल्कुल दुल्हनों जैसे कपड़े लिए हैं। ऐसा करो, मेरी जगह तुम ही दुल्हन बन जाओ। वो गुस्से से मुझे देख रही थी। वैशाली का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। माँ, वैशाली इतने गुस्से में क्यों है? मैं हैरान परेशान सी माँ के पास चली आई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी बहन का, कहती है अभी शादी नहीं करनी। बताओ भला, 24 साल की होने वाली है, अभी शादी नहीं करेगी तो क्या 40 की होने के बाद करेगी? अभी रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, फिर बाद में पता नहीं कैसे रिश्ते आएंगे। उनके चेहरे पर परेशानी टपक रही थी, लेकिन मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि हो ना हो कोई बात तो जरूर है। लेकिन मुझ मासूम को क्या मालूम था कि कुछ दिन बाद उसकी जगह मेरी ही शादी हो जाएगी और मैं उस इंसान के साथ उसके घर आ जाऊंगी। होश आ जाने के बाद मैं हॉस्पिटल से घर आ गई थी। ये दूसरा दिन था शादी का और मैं सहमी हुई कमरे में बैठी थी। तभी आदर्श अंदर आया। मैं गुलाबी रंग का हल्का सा सूट पहने बेड के कोने पर डरी हुई सर झुकाए बैठी थी। डर मेरा चेहरे से टपक रहा था। आदर्श को उस रात अपने ऊपर चीखता हुआ देखकर मैं तो डर के मारे बेहोश हो गई थी। मुझे ऐसे रवैयों से बहुत डर लगता था। वो मेरे पास आया तो मैं खिसक के पीछे हुई थी। वो हैरान था। मुझे देखते हुए पूछने लगा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? नरम लहजे में पूछने पर मुझे बोलना ही पड़ा, जी अब ठीक है। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। कुछ खाना है तो बताओ। आदर्श के लहजे में बहुत प्यार था। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखने लगा था जो उसकी पत्नी बन चुकी थी। भले ही उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन मैं बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं सका था। मेरी सागर जैसी नीली आंखें, उठकर मैंने आदर्श की तरफ देखा तो जैसे आदर्श का दिल उनमें डूब सा गया था। वो हैरान रह गया। उसने आज तक इतने खूबसूरत आंखें इतने पास से कभी नहीं देखी थी, और ये खूबसूरत आंखें किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी की थी, जो इस वक्त उसके पास बैठी थी। मैं उसको देखती हुई नाक के इशारे में सर हिलाते हुए कहने लगी, जी मुझे भूख नहीं है। आदर्श का गुस्सा बहुत खतरनाक था, लेकिन जब वो प्यार से बात कर रहा था तो मैं और ज्यादा घबरा गई। मुझे कैसे बताती कि मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अचानक से मेरी शादी हो जाएगी और अब शायद सामने बैठा मेरा पति मुझसे शादी के हक के बारे में बात करेगा, क्योंकि उसके घर वालों ने इसलिए शादी की थी क्योंकि उन्हें इस घर के लिए एक बहू और अपने बेटे के लिए एक पत्नी की जरूरत थी। लेकिन मैं कैसे समझाती आदर्श को कि ये शादी इमरजेंसी में हुई है। न मैं मेंटली तौर पर तैयार हूँ और ना ही फिजिकल तौर पर कोई रिश्ता बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बताना इतना आसान भी नहीं होगा। पहले ही जो कालक वैशाली ने हमारे घर पर लगाई थी, उसके निशान को मिटाना इतना आसान नहीं था। अब मैं कोई इनकार नहीं कर सकती थी। मैं इस पोजीशन में नहीं थी। यही सोचकर सर झुकाकर मैं उसके सामने बैठी रही। तभी आदर्श ने थोड़ी सी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर किया था। उसकी इस हरकत पर मैं काँप कर रह गई थी। मुझे यूं घबराता देखकर आदर्श अचानक मुस्कुराया था। फिर वो नरमी से कहने लगा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं देना चाहता। मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारी परेशानी को अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे घर के मैटर का भी पता है। तुम्हारी बड़ी बहन, जो बहुत ही सेल्फिश और बगैरत साबित हुई है, वो शादी वाले दिन घर से फरार हो गई, जबकि ना मेरी उससे पसंद की शादी थी और ना ही मैं उसकी मोहब्बत में मर रहा था। लेकिन ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी कि उसने ना सिर्फ हमारे घर को धोखा दिया, बल्कि अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। वो पक्का एक बदकिरदार लड़की होगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी।
आदर्श के मुंह से ये सारी बातें सुनने में, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। माँ बाप का परेशान चेहरा मेरी नजरों के सामने से जा ही नहीं रहा था। मैं तो सारे मेहमानों से बातचीत करती फिर रही थी, लेकिन जैसे ही ड्रेसिंग रूम में आई, माँ रो रही थी। क्या हो गया? आप इतनी परेशान क्यों हैं माँ? मैंने फौरन ही माँ को गले से लगाया था। हम बर्बाद हो गए, हमारी इज्जत खाक में मिल गई। मानसी, तेरी बहन हमारे मुंह पर कालक मलकर घर से भाग गई। ये सुनते ही मैं हैरानी की हालत में खड़ी रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वैशाली ऐसा भी कर सकती है। हमारी रूहानी आंटी जो सब कुछ जान गई थी, वो माँ को समझाते हुए कहने लगी, ये वक्त रोने का नहीं बल्कि मामले को संभालने का है। एक बेटी ना सही, दूसरी बेटी है तुम्हारी, इज्जत को संभालने के लिए फौरन ही वैशाली की जगह मानसी को दुल्हन बना दो, वरना तुम और भाई बदनाम होकर रह जाएंगे पूरे खानदान के सामने। वो बगैरत तो घर से भाग गई, अब बारात आने में कुछ ही देर है, फौरन ही इसे तैयार कर दो। मेरे माँ बाप ने फौरन मैटर संभालने का फैसला किया और मैं हैरत से बस उनका चेहरा देखती रह गई। मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल पाई थी, क्योंकि माँ बाप का परेशान चेहरा देखकर मैं जैसे जमीन में धंस चुकी थी। ऐसे ही चुपचाप दुल्हन बनकर बैठ गई, बिल्कुल खोए हुए अंदाज में। शादी कर ली, न कोई रोना धोना किया। मैं अपने दिमाग पर सारा बोझ लेकर आदर्श के साथ आ गई थी, लेकिन यहाँ आकर जब इन लोगों का रवैया देखा तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरे दिमाग पर असर हुआ था, यही वजह थी कि मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन अब मेरी हालत काफी बेहतर हो गई थी। आदर्श ने मुझे रिलैक्स होने का कहकर कमरे से बाहर चला गया, तो मैं भी सुकून से बेड के किनारे पर टिक गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। आने वाली मेरी सास प्रियंका आंटी थी। वो ताने भरे नजरों से मुझे देख रही थी। उन्हें यूं घूरता देखकर मैं डरकर दोबारा उठकर बैठ गई। न जाने क्यों उनकी नजरों से मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अभी मार देंगी। लेकिन वो मेरे सामने आकर कहने लगी, देखो लड़की, तुम्हारे घर वालों ने तो हमें धोखा दिया तुम्हारी उस बदकिरदार बहन की वजह से, वरना मैं तो अपने बेटे की बारात वापस लाने को तैयार थी, बस अपने पति की वजह से मजबूर हो गई। खैर, अब ये मामला तो पुराना हो गया है और तुम दुल्हन बनकर इस घर में आ गई हो। मेरा दिल किसी भी हालत में तुम्हें अपना नहीं पा रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने पति की वजह से। ऐसा धोखा मैं कभी किसी का बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन करना पड़ा, इसलिए अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। इस घर में बच्चे नहीं हैं, लगभग 28 साल हो गए हैं, घर में कोई बच्चा नहीं आया। मुझे इस घर में बच्चे चाहिए। मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए की है ताकि मैं जल्द से जल्द उसका बच्चा देख सकूं। वो 10-10, 15-15 दिन घर से बाहर रहता है, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। हम दोनों पति पत्नी अकेले होते हैं इस घर में। अब तुम भी आ गई हो इस घर में। मैं चाहती हूँ कि आदर्श का बच्चा भी जल्द से जल्द इस दुनिया में आ जाए। ये बेहोश होने के ड्रामे और ये रोने धोने के ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे। अब तुम्हें उसके साथ वही रिश्ता बनाना होगा जो एक पति पत्नी के बीच होता है। उसके बाद ही तुम इस घर में रह सकोगी। अगर 2 महीने के अंदर अंदर तुमने मुझे ये खुशखबरी नहीं सुनाई कि मैं दादी बनने वाली हूँ, तो याद रखना, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हें आदर्श तलाक देकर इस घर से निकाल देगा। एक बेटी घर से भाग गई और दूसरी तलाक का धब्बा सजाकर अपने घर वापस जाएगी, तो सोचो तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। इसलिए ज्यादा ड्रामा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर आदर्श तुमसे कुछ ऐसा कहे तो पक्का तुम उसके सामने यही कहोगी कि मैं इन सबके लिए तैयार नहीं हूँ, या फिर मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। याद रखना, मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे का बच्चा देखना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अगर तुम्हारी तलाक हो गई तो सोचो तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। तुम्हारी बहन तो पहले ही भाग गई, उस वजह से भी तुम्हारे माँ बाप को बहुत बदनामी उठानी पड़ रही है। लेकिन जब तुम भी उनके पास तलाक का धब्बा लेकर जाओगी तो उनकी क्या हालत होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात मानो। मैं अपनी आंखों को हैरत से फाड़कर सामने बैठी उस औरत को देख रही थी जो मुझे बड़ी बुरी तरह बेइज्जत कर रही थी। समझ रही हो ना मेरी बात? उनके तेज लहजे पर मैं एकदम घबराई थी। जी जी आंटी, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। मेरे मुंह से बस यही बात निकली थी। गुड। अगर ऐसी ही मेरी बातें बांधती रहोगी तो एक दिन तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी और फिर तुम्हारी इस घर में भी जगह मजबूत हो जाएगी। ये कहकर वो बड़े मजे से चलती बनी। मैं
जो ये सोचकर मेंटली तौर पर सुकून में हो गई थी कि आदर्श मुझे अभी कुछ वक्त देगा, उसे कोई जल्दी नहीं मेरे साथ कोई रिश्ता बनाने की। मैं खुद भी ना मेंटली और ना ही फिजिकल तौर पर तैयार थी, लेकिन अब प्रियंका आंटी की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं करूँ तो क्या करूँ, ये सोचकर मुझे फिर से रोना आ रहा था, लेकिन मैं खुद से फिर कोई परेशानी अपने दिमाग पर नहीं लेना चाहती थी। मैं सीरियस होकर बैठी रही। प्रियंका आंटी ने साफ कह दिया था कि मैं कोई ड्रामा ना करूं। खराब तबीयत या फिर इमरजेंसी में होने वाली इस शादी की वजह से अब मैं सोच में पड़ गई थी। सोने की नाकाम कोशिश करती मैं करवट बदलकर लेटी थी, जब कोई धीरे से मेरी बराबर में आकर बैठ गया। आदर्श मेरे बहुत करीब था। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। दिल चाह रहा था कि अभी उठकर इस कमरे से बाहर भाग जाऊं। मेरा दिल चाहकर भी नहीं अपना पा रहा था इस अचानक होने वाली शादी को। तो मैं ये सब कैसे करूंगी, ये सोचकर मुझे रोना आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन आदर्श अपने मोबाइल में बिजी था। वो ये भी जानता था कि बराबर में लेटी उसकी पत्नी इस वक्त जाग रही है, लेकिन मैं जानबूझकर सोने का ड्रामा कर रही थी। शायद मैं इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहती थी। आदर्श जबरदस्ती किसी के दिल किसी के ऊपर कब्जा करने वाला शख्स नहीं था, इसलिए खामोशी से बैठा रहा। अपना हक होते हुए भी वो मुझे कुछ नहीं कह सका था, जबकि मैं बहुत परेशान थी। आदर्श खुद ही मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, तो मैं कैसे उसे मजबूर कर सकती थी। दूसरी तरफ प्रियंका आंटी का डर मुझे खाए जा रहा था कि मैं सुबह को उनको क्या जवाब दूंगी। जिस तरह खुले शब्दों में उन्होंने बच्चों के बारे में कहा था, पक्का वो सुबह भी मुझसे सवाल करने वाली थी। ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। आदर्श को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बस अपने मोबाइल में लगा हुआ था। उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं, ना ही मेरी तरफ ठीक से देखा। ये रात बड़ी मुश्किल से गुजरी थी। रोहित, प्लीज ये सब ठीक नहीं है। वैशाली हिचकिचा रही थी। क्या हो गया है तुम्हें यार? हम दोनों मोहब्बत करते हैं और फिर एक दो दिन बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर हमेशा तुम्हें यही रहना है मेरे पास, तो फिर ये रिश्ता बनाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? रोहित बड़े प्यार से कह रहा था, जबकि वो ये सब करने में बहुत अजीब महसूस कर रही थी। तभी दूर होते हुए कहने लगी, लेकिन शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। गलती हो जाएगी हमसे। कोई गलती नहीं होगी हमसे, और वैसे भी एक दो दिन बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। इस वक्त वैशाली उसके रहम पर थी, इसलिए उसकी हर बात मानने पर मजबूर थी। ये नहीं सोचा कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। न सिर्फ अपने माँ बाप को बदनाम किया, उनकी इज्जत खराब की, बल्कि छोटी बहन को भी इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि मैं न जी सकती थी और ना ही मर सकती थी। लेकिन रोहित उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं था। भला हाथ आई सोने की चिड़िया को कैसे जाने दे सकता था? इसने उसे घर पर अपनी बात पर राजी कर लिया। वैशाली भी मजबूर थी। उसे लगातार 2 दिन से शादी करने के लिए कह रही थी। आखिरकार उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन अगली रात जो हुआ था, उसने वैशाली के होश उड़ा दिए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ये सब होगा। प्रियंका आंटी तो रिसेप्शन कैंसिल करना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसके बाद वो दिल से नाराज थी। लेकिन महेश अंकल और आदर्श ने रिसेप्शन का सारा अरेंजमेंट कर लिया था। मैं अभी तक अपने माँ बाप से नहीं मिली थी। मैं जानती थी कि मेरे माँ बाप किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। जो ड्रेस उन्होंने वैशाली के लिए खरीदी थी, अब वो मैंने पहन ली थी। ब्यूटिशियन के जाने के बाद प्रियंका आंटी मेरे पास आई थी, और मैं उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, और वो मेरी चमकती खूबसूरती को देखकर हैरान रह गई थी। ये बात सच थी कि मैं अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत थी। खास तौर पर मेरी सागर जैसी नीली आंखें। वो मेरे सामने आकर कुछ देर तक मुझे घूरती रहीं, फिर कहने लगी, एक बात बताओ मुझे, ये रिसेप्शन का फंक्शन तो हो रहा है, लेकिन तुम्हारा रिश्ता बना या नहीं? मैं कम उम्र थी, लेकिन उनकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी। मैं बस खामोशी से उनकी तरफ देखती रही। प्रियंका आंटी ने मुझे तेज नजरों से देखा, फिर पास आकर सख्त लहजे में कहने लगी, मैं ये तुम्हारा नाटक बर्दाश्त नहीं करूंगी, और आज रात भी तुम अपने घर वालों के साथ नहीं जाओगी। तुम्हें इनकार करना होगा अपने माँ बाप को। मैं आदर्श का बच्चा जल्द से जल्द इस दुनिया में देखना चाहती हूँ। सुन रही हो ना मेरी बात? और अगर तुमने मेरी कही बात नहीं मानी, तो तुम सोच नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अभी तक सिर्फ तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अब नहीं दूंगी। अगली बार तुम्हें सीधा एक्शन करके दिखाऊंगी, समझ लेना मेरी बात। सुन रही हो ना? उनके गुस्से पर मैं सहम गई थी, खामोशी से बैठी रही। मैं क्या कहती, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था
कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं सबके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, ना मेंटली तौर पर और ना ही फिजिकल तौर पर। लेकिन वो तो अपनी जिद लगाए बैठी थी, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए था इस सब के लिए। मैं कैसे उन्हें बताती? अगर तुमने आज रात ही आदर्श के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाया तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। आदर्श से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी और तुम्हारे घर भेज दूंगी। आदर्श मेरी बात कभी नहीं टालता। आदर्श को तो दूसरी लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम अपने माँ बाप की बेइज्जती करवाओगी और अपनी भी। तुम्हारे माँ बाप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, याद रखना। प्रियंका आंटी तंग आकर कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि मैं अकेली बैठकर आंखों में आंसू लिए उन्हें जाता हुआ देख रही थी। मैं सोचने लगी थी कि वैशाली ने ये सब कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था। उसने ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप पर क्या गुजरेगी। उसकी इस हरकत की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। वैशाली कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, किसी को नहीं पता था। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसकी वजह से मैं आज इस हाल में थी। इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ ये सब हो गया था, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद आदर्श भी कमरे में आया था। मेरे हसीन और मासूम खूबसूरती ने उसका दिल चुरा लिया था। वो तारीफ किए बिना नहीं रह सका था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि इस कमरे में कोई परी बैठी है। वो मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा था और मैं हैरान थी। उसकी मुस्कुराहट एक जादू कर रही थी। क्यों इतनी परेशान हो? देखो, जो हुआ है उसे भूल जाओ। जब मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं एक पढ़ा लिखा मैच्योर इंसान हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करके रिश्ता नहीं बनाऊंगा, बल्कि पूरी तरह तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी से तुम्हें हासिल करूंगा। तुम्हें इतना डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम कहोगी वही होगा। आदर्श के लहजे में नरमी थी। जब से मेरी परेशानी और डिप्रेशन की वजह से मेरी वो खतरनाक हालत देखी थी, उसका अंदाज बदल गया था। जब मेरा कोई कसूर ही नहीं था तो मुझे कसूरवार ठहराकर कोई गलती नहीं करना चाहता था। क्या तुम गूंगी हो? आदर्श के कहने पर मैं घबरा गई थी। नहीं नहीं, मैं गूंगी नहीं हूँ। मेरी घबराहट पर वो मुस्कुराया था। अच्छा ठीक है, चलो नीचे, डैड बुला रहे हैं हम दोनों को। आदर्श ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। मैंने अपना कांपता हुआ हाथ उसके लंबे चौड़े हाथ पर रख दिया। मेरा नाजुक सा हाथ थामे वो नीचे आ गया था। बड़ा लंबा चौड़ा रिसेप्शन था, लेकिन मेरे माँ बाप यूं ही बैठे थे जैसे वो मुजरिम हो। कोने में छुपकर, सबकी नजरों से हटकर। वो अपने किसी रिश्तेदार को भी साथ नहीं लाए थे, क्योंकि रिश्तेदारों ने वहां उनकी नाक में दम कर दिया था। सबकी जबानों पर एक ही सवाल था, शादी वैशाली की हो रही थी तो मानसी की शादी कैसे कर दी, और वैशाली कहाँ गई? पक्का उन सबको मालूम था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करते हुए बातों के मजे लेना चाहते थे। मेरे पिताजी महेश साहब के एहसानमंद थे, जिन्होंने उनकी इज्जत रखी और उनकी बेटी को ब्याह कर ले आए थे। और आज मेहमानों के सामने मैं उनकी बहू बनकर स्टेज पर बैठी थी। लेकिन प्रियंका आंटी के अंदाज में गुस्सा था कि वो मेरी माँ के पास आकर कहने लगी, आज मानसी आपके साथ नहीं जाएगी, बल्कि हम अपनी मर्जी से उसे भेजेंगे। अब हमें भरोसा नहीं रहा। उनकी बात पर वो दोनों शर्मिंदगी से जैसे जमीन में धंस गए थे। मेरी माँ फौरन कहने लगी, जीजी बहन, कोई बात नहीं है। जब आप उसे भेजेंगे हम जब ही लेने आएंगे। आपकी मर्जी है, आप उसे भेजना चाहें तो भेज दीजिए और आप उसे अपने साथ लेकर जाना चाहें तो ले जाइए। हमें कोई एतराज नहीं है। सबकी जबानों पर मेरी खूबसूरती के चर्चे थे। मैं थी ही इतनी खूबसूरत, ऊपर से मेरी सागर जैसी नीली आंखों की मासूमियत मैं शक्ल से ही परेशान सी लग रही थी। जबकि आदर्श मेरे बराबर में बैठा था। दिल से तो वो भी खुश था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके लिए इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की जो ढूंढी थी। लेकिन सच में हम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने मिलाई थी, वरना आदर्श का रिश्ता तो मेरी बड़ी बहन के लिए आया था। रिसेप्शन काफी देर तक चलता रहा, इसलिए मैं बहुत थक गई थी। ऊपर से एक दिन पहले जो मेरी हालत हुई थी उसने मुझे बेजान कर दिया था। लेकिन मैं अभी भी वैसे ही तैयार बैठी आदर्श का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे प्रियंका आंटी की बातें अच्छी तरह याद थी। वो भी थका हारा कमरे में आया था। मुझे अपने इंतजार में बैठा देखकर हैरान रह गया था। अरे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? नरम लहजे में कहता वो मेरे सामने बैठा तो मैं घबराकर कहने लगी, वो मैं आपका इंतजार कर रही थी। अगर मैं सो जाती तो आप नाराज हो जाते। ये सुनकर वो मुस्कुराया था।
नहीं नहीं, मैं टिपिकल मर्दों की तरह नहीं हूँ। एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर कभी भी नाराज नहीं होता। वैसे मेरा बिहेवियर बहुत अलग था। मतलब कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक लड़की आकर मुझे इतनी जल्दी बदल देगी कि मैं गुस्सा करना भूल जाऊंगा। तुम्हारे आने के बाद मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था। मैंने शर्माकर चेहरा झुका लिया, जबकि मैं दिमाग पर बोझ महसूस कर रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ मुझे प्रियंका आंटी से डर लग रहा था। उन्होंने पहले ही दिन मुझे कह दिया था कि उन्हें हर हाल में आदर्श का बच्चा चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मुझे ये सब करना होगा, वरना वो अपने बेटे से कहकर मुझे तलाक दिलवा देंगी। यही सोचकर मैं परेशान थी और आदर्श के नज़दीक होने की कोशिश कर रही थी। कपड़े बदलने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई थी, जबकि आदर्श सो चुका था। मुझे रोना आने लगा था। मैं एक मासूम सी लड़की थी। मैं अपने मुंह से ये सब नहीं कह सकती थी। उसे फ्लैट में बंद करके रोहित न जाने कहाँ चला गया था। फिर रात को ही वापस आया। वैशाली उसे देखते ही चिल्लाने लगी, मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ थे तुम? तुमने मुझे झूठा दिलासा दे रखा है शादी का। ये बहुत गलत बात है रोहित। वो रोने वाली थी। रोहित ने उसका मजाक उड़ाया था। कौन सी शादी? मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे तुमसे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और अब तुम मेरे रहम पर हो। वैशाली की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम रोहित? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वैशाली ने उसका कॉलर पकड़ा था। उसने एक झटके से वैशाली को धक्का दिया तो वह बेड पर जा गिरी। फिर गुस्से से कहने लगा, अपनी औकात मत भूलो। ये मत भूलो कि तुम भागकर आई हो यहाँ पर। मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। तुम खुद मेरे प्यार में पागल होकर मेरे पास आई हो। अब रोहन और साहिल भी आने वाले हैं। उन्हें भी तुम्हें खुश करना होगा। ये सुनकर जैसे वो मौत के मुंह में चली गई थी। नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, कोई गलती नहीं। अगर तुम मुझसे ये सब कराओगे तो मैं मौत को गले लगा लूंगी, लेकिन ये कभी नहीं करूंगी। वैशाली ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा था। रोहित ने नफरत से उसे देखा था। फिर कहने लगा, ये तो वक्त बताएगा कि तुम मेरी बात मानती हो या नहीं। खबरदार, जिस कमरे से बाहर कदम भी रखा। उसने वैशाली को कमरे में बंद कर दिया था। पीछे वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। शायद घर से भागने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है जो वैशाली का हुआ था, और यही अंजाम बहुत ही खतरनाक था। उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक। वो रो रो कर पागल हो रही थी, लेकिन रोहित बिना रहम किए फ्लैट को ताला लगाकर बाहर चला गया था। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी जब दूसरे दिन आदर्श मुझे अपने साथ माँ पापा के पास ले जा रहा था। जब मैं कमरे में अकेली बैठी थी तो आदर्श ने आते ही मुझे तैयार होने के लिए कह दिया। खूबसूरत सा सूट पहने मैं तैयार हो गई थी और आदर्श मुझे देखकर हैरान रह गया था। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं तो उसके दिल पर कब्जा करती जा रही थी। वो जो हर वक्त अस्पताल में बिजी रहता था, शादी के 3 दिन बाद ही दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब वो जल्दी आने लगा था। पहले की तरह लेट नहीं आता था। प्रियंका आंटी और महेश अंकल भी खुश हो गए थे कि उसकी रूटीन चेंज हो गई है। इसका मतलब है कि ये लड़की उनकी उम्मीदों पर पूरी उतरी है। अभी भी वो जल्दी घर आया तो मुझसे कहने लगा, चलो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाता हूँ। ये सुनकर मेरा चेहरा खुशी से लाल हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मैं माँ पापा के सामने थी। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया तो पापा भी मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते थे। वो परेशान थे कि न जाने उनकी छोटी बेटी के साथ वो लोग क्या सलूक कर रहे होंगे। लेकिन अच्छा था कि न सिर्फ आदर्श बल्कि प्रियंका आंटी और महेश अंकल का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं चेहरे से बहुत ही खुश नजर आ रही थी। फिर मैंने अकेले में माँ को बताया था कि ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं मेंटली बहुत परेशान थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी, लेकिन माँ के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई थी। न जाने वैशाली किस हाल में होगी। पता नहीं मेरी बच्ची सही होगी भी या नहीं। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। कल रात भी वो मुझे ख्वाब में नजर आई थी। बहुत रो रही थी। ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर ली है। मैं ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। आप परेशान मत होइए माँ, उसे खुद गलती का एहसास होना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी, आप लोग नहीं। मैंने ये कहकर माँ को तसल्ली दी थी। एक अच्छा दिन गुजार कर मैं वापस आदर्श के साथ घर आ गई थी। उस रात मैं जाग रही थी और मेरी आंखों में आदर्श के लिए मोहब्बत थी। मैं हैरान थी। मैं सोचती थी कि अभी मैं शादी नहीं करूंगी, अभी अपनी एजुकेशन पर ध्यान दूंगी। लेकिन जब शादी हुई थी तो उस इंसान के अलावा मेरे दिमाग में कोई बात नहीं थी। मैं हर वक्त
उसके बारे में सोचती रहती थी, अभी भी उसके बारे में सोच रही थी। आदर्श जानता था वो रिश्ता मेरे साथ किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि खूबसूरती के साथ बनाना चाहता था। यही वजह थी कि उसने मुझे थोड़ा वक्त दिया था। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था और इसी बीच हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। फिजिकली नहीं बल्कि दिली तौर पर अब मैं उससे काफी ज्यादा अटैच हो गई थी। क्या देख रही हो ऐसे? आदर्श ने मुझे खुद से करीब किया तो मैं शर्मा गई। आप बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर आदर्श मुस्कुराया था। अच्छा, ये तो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अपने मिसेस के मुंह से ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि शादी करने का फैसला बुरा नहीं था मेरा। आदर्श की मुस्कुराहट पर मैं हैरान रह गई थी। क्या मतलब, आप शादी नहीं करना चाहते थे क्या? तो आदर्श ने ना के इशारे में सर हिलाया। नहीं, मैं शादी जैसी जिम्मेदारी से दूर भागता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई चालाक या तेज लड़की मिल गई जो हर वक्त मुझसे लड़ेगी, मुझे ताने देगी, वक्त पर घर ना आने के मेरा जीना हराम कर देगी, तो जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, और अगर ऐसी कोई हसीन परी मिल गई जो बहुत नाजुक, बहुत प्यारी होगी, जिसे देखते ही प्यार आ जाएगा, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आदर्श ने बड़ी खूबसूरती से अपने प्यार का इजहार किया था और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसने मेरा हाथ थामे और मेरे माथे को चूमा। पहली बार वो मेरे इतने करीब आया था, मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने दोनों हाथ आदर्श के कंधे पर रख दिए और अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। आज हमारा रिश्ता पूरी तरह पति पत्नी वाला हो चुका था, जो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आदर्श मेरे ऊपर मोहब्बत की बरसात कर रहा था। कुछ लड़कियां होती हैं वैशाली जैसी, जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारती हैं। उसके माँ बाप ने तो उसके लिए इतनी बढ़िया जिंदगी सोच रखी थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी नरक जैसी खुद चुनी थी। 1 हफ्ता हो गया था, उसकी जिंदगी बहुत ही खराब थी। न सिर्फ रोहित ने बल्कि उसके दोस्तों ने भी उसका फायदा उठाया था। जब उसकी हालत खराब हो गई तो उसे एक ऑर्फनेज के सामने फेंक कर चले गए। उस ऑर्फनेज के इंचार्ज बहुत अच्छी थी। उसने उस लड़की की बुरी हालत देखी तो उसका इलाज करवाने लगी। 20 से 15 दिन गुजर गए। जब उसकी हालत बेहतर हुई थी, वो लोग कौन थे और तुम्हें क्यों फेंक कर गए थे? कि तुम अपने माँ बाप के बारे में जानती हो? याद है कुछ उनके बारे में? इंचार्ज के कहने पर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मैडम, ऊपर वाले के वास्ते मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दीजिए। मैं उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांग लूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बस किसी तरह आप एक बार मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा दीजिए। वो रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी और फिर इंचार्ज को रहम आया। उसने एड्रेस पूछकर वैशाली को उसके घर पहुंचा दिया था। वो भी क्या करते, माँ बाप थे, मजबूर हो गए थे। लेकिन उन दोनों के अंदाज में नफरत थी। वैशाली उनके कदमों में गिरकर माफी मांग रही थी। जो मैंने आप लोगों के साथ किया, मुझे उसकी सजा मिल गई है। मैं जिसे मोहब्बत का नाम देती रही, वो मोहब्बत नहीं थी। उसने मुझे धोखा दिया। माँ, मैं शायद माफी के भी काबिल नहीं हूँ। आप दोनों मुझे अपने हाथ से मार दीजिए। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। माँ बाप भी क्या करते, मजबूर हो गए थे। आखिर को उन्होंने वैशाली को घर में जगह दे दी। वो यहाँ अपने घर में ही किसी मुजरिम की तरह रह रही थी। उसने खुद अपनी जिंदगी नरक बनाई थी, लेकिन माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। प्रियंका आंटी की ख्वाहिश जल्दी ही मैंने पूरी कर दी थी। ये सब ऊपर वाले की तरफ से हुआ था। लेकिन शादी के 2.5 महीने में ही मुझे खुशखबरी मिली थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। जबकि आदर्श हैरान था। वो कहने लगा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। शायद तुम्हें इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम खुद अभी इतनी कम उम्र हो। तुम कहती थी कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं सोच रहा हूँ कि 5 साल बाद हमें बच्चों का प्लान करना चाहिए था। वो बड़े आराम से कह रहा था। ये सुनकर मैं उसे घूर कर देखने लगी थी। बिल्कुल नहीं, प्रियंका आंटी को बहुत जल्दी थी। आप नहीं जानते, उन्होंने शादी के दूसरे दिन ही मुझसे ये कहना शुरू कर दिया था कि इस घर में उन्हें बच्चे चाहिए, और आप ऐसा कहकर मुझे इस घर से निकलवाना चाहते हैं। ये सुनकर आदर्श ने मुझे सीने से लगा लिया था। किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें यहाँ से निकाल सके, फिर वो चाहे मम्मी हो या डैड, क्योंकि तुम यहाँ रहती हो मेरे दिल में। उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया था। ये सुनकर मैं शर्मा गई थी। अच्छा, वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ कि हमारे बच्चे की आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी होनी चाहिए, सागर जैसी नीली, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद हैं। अपनी तारीफ सुनकर मैंने अपनी पलकें झुका ली थी। तभी अचानक प्रियंका आंटी मेरे लिए सूप बनाकर लाई थी।
ये लो बहू, ये पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। उन्होंने जिस तरह मोहब्बत और चाहत से कहा था, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही खुशनसीब थी। जितनी भी फिक्र मेरे दिल में थी, वो सब दूर हो गई थी। मुझे ना सिर्फ आदर्श की मोहब्बत मिली थी, बल्कि अपने सास ससुर की भी मैं लाडली थी। दूसरी तरफ वैशाली, जिसने घर से भागकर खुद अपनी जिंदगी खराब कर ली थी, वो माँ बाप के घर पर ही ऐसे रहती थी जैसे कोई मुजरिम हो। जब भी कोई मेहमान या रिश्तेदार आता था, तो वो किसी कमरे में जाकर बंद हो जाती थी। ये जानकर कि विशाली अपनी इज्जत खो चुकी है, माँ बाप दोनों ही बहुत परेशान थे कि ना जाने इसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन मेरी तरफ से वो दोनों बहुत सेटिस्फाइड थे। मैं प्रेग्नेंट थी और जल्द ही मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। मैं ये भी जानती थी कि वैशाली वापस आ गई है, लेकिन मैं क्या करती। मेरी बहन थी, उसने गलत कदम उठाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो लड़कियां ऐसा कदम उठाती हैं, सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं पाती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।